गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों, वेलकम टू बी पॉजिटिव क्लासेज ए डेस्टिनेशन फॉर ए बेस्ट एजुकेशन। यहाँ पर थोड़ा सा कैमरा ठीक कर लेता हूँ मैं, ठीक है। अब देखो, हम आपका बायोलॉजी पढ़ रहे थे और बायोलॉजी में हमने कल कोशिका के बारे में कुछ चर्चा स्टार्ट कर दी थी, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। हम डिटेल और भी पढ़ेंगे उसके अंदर प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक की, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं, यदि हमने कोशिका को स्टार्ट किया है, सेल को स्टार्ट किया है, कोशिका, देखो कोशिका क्या होती है, किसने इसकी खोज की है। तो खोज के बारे में तो सब जानते हैं कि रॉबर्ट हुक ने, सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने 1665 में खोज की थी। कब की थी? 1665 में खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने कॉर्क एदा होती है, उसके अंदर इन्होंने क्या किया था? खोजा था इसको, यानी कि कहने का मतलब मर्त कोशिका को देखा था इन्होंने, सबसे पहले मर्त कोशिका को। और जीवित कोशिका को देखने वाला कौन सा वैज्ञानिक है? जीवित कोशिका के बारे में बताने वाला कौन सा वैज्ञानिक है? अरे बताओ भाई लोगों, बताओ जल्दी से, कौन सा है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था? इसके बारे में जीवित कोशिका की खोज की थी, सबसे पहले जीवित कोशिका को देखने वाले वैज्ञानिक थे। इन्होंने अपने द्वारा आविष्कारित, रॉबर्ट हुक ने, इन्होंने अपने द्वारा विकसित जो सूक्ष्मदर्शी है उसके द्वारा इन्होंने क्या किया था? कॉर्क के अंदर छिद्र देखे थे। क्या देखे थे? छिद्र को, कॉर्क है, कॉर्क के छिद्र देखे थे और छिद्रों को इन्होंने कहा था कमरा। छिद्रों का अर्थ क्या होता है? इन्होंने कमरा कहा था। कमरा का मतलब होता है एक रिक्त स्थान। क्या होता है? रिक्त स्थान, ठीक है। इन्होंने जो छिद्र थे, छिद्रों के अंदर एक विशेष संरचनाएं देखी थी, बिल्कुल, क्योंकि जो मर्त सेल्स होती है वो कैसे हो जाती है? बिल्कुल अंदर वाला भाग क्या हो जाता है? उसका नष्ट हो जाता है, तो अंदर वाला भाग ऐसे कैसे दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो छिद्र थे, छिद्रों को इन्होंने सेलुली नाम दिया। क्या नाम दिया? सेलुली नाम दिया। क्या नाम दिया? सेलुली। छिद्रों को क्या कहा इन्होंने? सेलुली कहा। और सेलुली के आधार पर सेल पड़ा। सेलुली के आधार पर क्या पड़ा? सेल। अब इसे बाद में सेलुली को क्या कह दिया गया? सेल कह दिया गया। सेल का मतलब होता है कोष्ठक, कमरा, जिसकी बात हमने कल भी कर ली थी, ठीक है। अब देखते हैं, रॉबर्ट हुक ने 1665 में क्या किया? यहाँ पर कोशिका की खोज की थी। फिर इसके बाद में आए रॉबर्ट ब्राउन। कौन आए? रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था कि 1831 में ट्रेडकेंसिया में रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में, कब? 1831 में ट्रेडकेंसिया रॉबर्ट जो ब्राउन है वो क्या है? हमारे कौन से वैज्ञानिक है? रॉबर्ट ब्राउन है आपके, ये वनस्पति जगत के वैज्ञानिक है। और ट्रेडकेंसिया पादप है। क्या है? पादप। यहाँ पर क्वेश्चन यहीं पर बनता है कि रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज किस पादप में की? तो यहाँ पर किसमें की? ट्रेडकेंसिया। यहाँ पर भी आपसे पूछा जा सकता है कि रॉबर्ट हुक ने, सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किसमें की? तो कॉर्क में, एदा में की थी इन्होंने। कॉर्क मतलब छाल में की थी, ठीक है। मर्त कोशिकाओं की खोज की थी इन्होंने, ठीक है। ट्रेडकेंसिया पादप में देखा था। और इन्होंने एक जो संरचना है कोशिका के मध्य भाग में संगठित संरचना देखी थी इन्होंने। और इस संगठित संरचना को क्या कहा था इन्होंने? केंद्रक कहा था। क्या कहा था? केंद्रक। न्यूक्लियस कहा था। क्या कहा था? न्यूक्लियस कहा था। गोलाकार अंडाकार जो संरचना थी, जो सघन संरचना दिखाई दे रही थी इसकी, तो वो क्या कहलाई? इसकी केंद्रक। और केंद्रक की खोज किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की। और यहाँ पर केंद्रक की खोज किस पादप में की गई थी? ट्रेडकेंसिया पादप में केंद्रक की खोज की गई थी, ठीक है। तो इस प्रकार से रॉबर्ट हुक ने क्या किया? ये बहुत सामान्य सी जानकारी है, इसके बारे में पूछ लिया जाता है कभी कभार, ठीक है। देखो एग्जाम में जो पेपर आता है वो हर लेवल का एग्जाम में पेपर आता है, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं कि कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन
देखो कोशिका सिद्धांत दिया था स्लाइडेन व स्वान ने, स्लाइडेन व स्वान, ठीक है, श्वास नहीं स्वान, स्लाइडेन व स्वान ने, ठीक है। तो यहां पर देखो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया स्लाइडेन व स्वान ने, और इन्होंने इसका जो प्रतिपादन किया था वो सन 1838 और 39 में, 1838 1839, देखो 1839 में इन्होंने और 1838 में इन्होंने खोज की थी, ठीक है। तो स्लाइडेन ने कब की? 1838 में। स्वान ने कब की? 1839 में। अलग अलग टाइम में किया था, इसलिए स्लाइडेन व स्वान दोनों साथ आते हैं और 1838-39 आता है, तो 38 और 39 दोनों में इन्होंने खोज की थी, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, और इन्होंने बताया था कि कोशिका जो सिद्धांत है इनके अनुसार यदि हम बात करें कि सभी जीव एक सरलतम कोशिकीय या कोशिका से, देखो यहां पर ध्यान रखना कि सभी जीव, यहां पर ऐसे कैसे लाइन पूछी जा सकती है आपको कि सभी जीव एक सरलतम कोशिकीय जंतु से लेकर कोशिकीय या कोशिका जंतु से लेकर जटिल जंतु या पादप कोशिकाओं व कोशिकाओं के या इनके उत्पादों से बने होते हैं, कोशिकाओं के उत्पादों से बने होते हैं। तो यहां पर ध्यान रखना कि सभी जीव एक सरलतम कोशिका जंतु से लेकर जटिल जंतु या पादप कोशिकाओं व कोशिकाओं के उत्पादों से बने होते हैं, और यहां पर प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र, प्रत्येक कोशिका क्या होती है? स्वतंत्र होती है, स्वतंत्र व शरीर में संयुक्त रूप से कार्य करती है, संयुक्त रूप से कार्य करती है। ये जो कोशिका सिद्धांत है ये किसने दिया? स्लाइडेन व स्वान ने दिया था 1838 और 1839 के अंदर। कब दिया था? 1838 और 1839 के अंदर इन्होंने प्रतिपादित किया था। इन्होंने कहा था इनके अनुसार सभी जीव एक सरलतम कोशिका जंतु से लेकर जटिल जंतु या पादप कोशिकाओं, पादप यहां तक हो गया कंप्लीट, मतलब एक सरलतम कोशिका से लेकर जटिल जंतुओं तक या पादपों तक बने होते हैं, जो किसके बने होते हैं? कोशिकाओं व कोशिकाओं के उत्पादों से बने होते हैं। किसके बने होते हैं? कोशिकाओं व कोशिकाओं के उत्पादों से बने होते हैं। और यदि यहां पर हम बात करें कि प्रत्येक कोशिका जो होती है वो स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। कैसे कार्य करती है? स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, और स्वतंत्र रूप से कार्य करने के साथ ही साथ ये शरीर के अंदर होती है। किसके अंदर होती है? जैसे हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है, लेकिन वो स्वयं तो स्वतंत्र रूप से कार्य करेगी, लेकिन शरीर के अंदर क्या करेगी? ये एक संयुक्त रूप से कार्य करती है। जैसे हमारे अंदर कोशिकाएं हैं, तो कोशिकाएं मिलकर क्या बनता है? उत्तक बनता है। तो एक उत्तक का अलग कार्य होता है, तो संयुक्त रूप से कार्य कर रही नहीं कर रही है। लेकिन क्या कोशिका किसी के नियंत्रण में होती है? नहीं, कोशिका किसी के नियंत्रण नहीं होती है, वो केवल स्वयं का केंद्रक होता है, उसके नियंत्रण में होती है कोशिका, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि शरीर में तो स्वतंत्र रूप से कार्य करती है वो, लेकिन यदि हम बात करें कि शरीर में किस प्रकार कार्य करती है, तो संयुक्त रूप से जुड़कर क्या करती है? कार्य करती है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कोशिकाओं के उत्पादों से बने होते हैं, और यहाँ पर प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र होती है। कैसी होती है? स्वतंत्र।
वह शरीर में संयुक्त रूप से कार्य करती है, शरीर में मिलजुल कर कार्य करती है। शरीर में किस प्रकार कार्य करती है? मिलजुल कर कार्य करती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कोशिका सिद्धांत दिया था, स्लाइडेन व स्वान ने सबसे पहले कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था इन्होंने। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो आधुनिक सिद्धांत है, कोशिका सिद्धांत या फिर आधुनिक कोशिका सिद्धांत है, वो किसने दिया था? तो आधुनिक कोशिका सिद्धांत वैसे तो किसी वैज्ञानिक ने स्पष्ट रूप से नहीं बताया, लेकिन हम देखें कि जैसे विर्चोव है, हमारे नगेली है, तो इनके अनुसार हम कोशिका सिद्धांत आधुनिक सिद्धांत बना है। तो इसका प्रतिपादक भी हम मान सकते हैं किसको? नगेली को। और किसको मान सकते हैं? हमारे आपके जो विर्चोव है उनको मान सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आधुनिक कोशिका सिद्धांत, आधुनिक कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? नगेली व विर्चोव। ठीक है, नगेली व विर्चोव ने प्रतिपादित किया था। किन्होंने प्रतिपादित किया था? नगेली व विर्चोव ने प्रतिपादित किया था। और यहां पर यदि हम इनकी दोनों की सन लिखे तो यहां पर जो नगेली है वो 1846 और ये है 1855। इन्होंने दोनों ने अलग अलग समय खोज की थी और इन्होंने कहा था, देखो नगेली ने क्या कहा था? नगेली ने कहा कि प्रत्येक कोशिका अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से निर्मित होती है। प्रत्येक कोशिका क्या होती है? एक अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से निर्मित होती है, मतलब पहले की जो कोशिका होती है उसके द्वारा निर्मित होती है। और विर्चोव ने कहा था कि ओमनी सेलुली ए सेलुला, ओमनी यहां पर आप लिख सकते हो ओमनी सेलुली ओमनी सेलुली ई सेलुला, यहां पर आप लिख सकते हो, ये चीज लिख सकते हो ओमनी ए सेलुला तो यहां पर ये ओमनी सेलुली ई सेलुला, तो यहां पर इन्होंने कहा था कि इसके आधार पर इन्होंने कहा था कि जो भी कोशिकाएं निर्मित होती है वो अपनी पुरानी कोशिकाओं से निर्मित होती है। तो इन दोनों के मतों के आधार पर ही आधुनिक कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित हुआ है। और इस कोशिका सिद्धांत में सबसे पहले हम बात करते हैं, जो पहला पॉइंट है, इसके टोटल 5 पॉइंट है, तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि सभी जीव, पहला जो आधुनिक सिद्धांत बना है उसका पहला पॉइंट है सभी जीव कोशिका और उनके उत्पादों से बने होते हैं। यहां पर आप सभी जीव कोशिका व उनके उत्पादों के बने होते हैं। ठीक है, तो यहां पर सभी जीव किसके बने होते हैं? कोशिका और उनके उत्पादों के बने होते हैं। तो यहां पर जो दूसरा पॉइंट है वो नगेली और विर्चोव ने दिया था कि कोशिका का निर्माण, कोशिका अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से निर्मित होती है, अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से निर्मित होती है। क्लियर है? तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि सभी जीव कोशिका और उनके उत्पादों से बने होते हैं। पहला जो आधुनिक सिद्धांत है, कोशिका सिद्धांत है, उसके अनुसार, और इसके प्रतिपादक माने जाते हैं नगेली और विर्चोव। नगेली ने कब दिया? 1846 में, और विर्चोव ने कब दिया? 1855 में। यह ध्यान रखना आप, सभी जीव कोशिका और उनके उत्पादों से बने होते हैं। कोशिका अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से निर्मित होती है। ठीक है, कोशिकाएं क्या होती है? अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से निर्मित होती है। और तीसरा जो पॉइंट है, टोटल 5 पॉइंट है इसके, तीसरा पॉइंट है कि यहां पर जो कोशिका होती है, कोशिका जो होती है वो शरीर की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। कोशिका शरीर की क्रियात्मक व
संरचनात्मक इकाई होती है। क्या होती है रे? इकाई होती है। कोशिका शरीर की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। ठीक है, इसके बाद में यदि हम बात करें कि कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है? आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ उपस्थित होता है। और इसका जो पांचवा पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, जो आनुवांशिक लक्षणों को सतत रूप से पीढ़ी में या संतति में स्थानांतरित करता है। संतति दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? देखें, नहीं दिख रहा है शायद, ऊपर लिख देता हूं मैं। संतति में स्थानांतरित करता है, यहां पर लिख लो, संतति में स्थानांतरित करता है। जो आनुवांशिक लक्षणों को लिखो रे यहाँ पे, को संतति में स्थानांतरित करता है। कौन सा आनुवांशिक पदार्थ? तो यहाँ पर टोटल 5 पॉइंट हो गए कि सभी जीव कोशिका और उनके उत्पादों से बने होते हैं। कोशिका और किसके बने होते हैं? उनके उत्पादों के। ठीक है, किससे बने होते हैं? कोशिका एवं उत्पादों के। यदि हम बात करें, कोशिका शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट है, कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ उपस्थित होता है। इसके अलावा कोशिका शरीर की क्रियात्मक, और कोशिकाएं क्या होती है? अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से निर्मित होती है। कोशिकाएं क्या होती है? अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से निर्मित होती है। इसी प्रकार से हम देखें कि कोशिकाओं में आनुवांशिक पदार्थ होता है जो आनुवांशिक लक्षणों को संतति में स्थानांतरित करता है। संतति में क्या करता है? स्थानांतरित करता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आधुनिक सिद्धांत है वो किसने दिया? नगेली और विर्चोव ने दिया। और जो कोशिका सिद्धांत है, और कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन व स्वान ने। तो स्लाइडेन और स्वान ने 1800 आपका हो जाता है 38 और 39। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। लेकिन यहाँ पर एक समस्या उत्पन्न हो जाती है, इसे उतार लीजिए, आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर एक समस्या उत्पन्न हो जाती है, क्या वायरस, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, क्या वायरस है कोशिका सिद्धांत का पालन करता है? कोशिका सिद्धांत का पालन करता है? या नहीं करता है? ये बताना आपको कमेंट करके तुरंत जल्दी से बताइए। आपके पास 5 सेकंड का समय है। मैं देख रहा हूं 5 सेकंड होने ही वाली है आपकी। ठीक है, चलो देखते हैं। कमेंट तो आया नहीं है आपका। देखो, क्या वायरस कोशिका सिद्धांत का पालन करता है? देखो यहां पर, क्या वायरस कोशिका सिद्धांत का पालन करता है? तो नहीं, कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है। तो क्या ये कोशिका हुई? क्या? नहीं, ये इसे कोशिका नहीं कह सकते। इसे हम अपवाद मानते हैं। क्या मानते हैं? अपवाद मानते हैं। किसको? वायरस को। वायरस को अपवाद मानते हैं। तो वायरस को अपवाद मानने का क्या कारण है? बताओ भाई लोगों, वायरस को अपवाद क्यों मानते हैं? क्या क्या इसमें कमी पाई जाती है? देखो, जो वायरस होता है उसमें आनुवांशिक पदार्थ होता है, वो आगे लक्षणों को ले जाने का कार्य भी करता है रे भाई लोगों। ये तो सबको पता है, आनुवांशिक पदार्थ तो होता है, लेकिन वो लक्षणों को आगे भी ले जाता है और साथ ही साथ क्या करता है? उन लक्षणों को बनाए भी रखता है। ठीक है, ये तो ठीक बात है भाई, ये तो मेरे भी जम रही है। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे पहली जो कमी है कि इसमें स्वतंत्र विभाजन नहीं होता है। स्वतंत्र विभाजन नहीं होता है। अब स्वतंत्र विभाजन क्यों नहीं होता है यहाँ पे?
क्योंकि स्वतंत्र विभाजन इसलिए नहीं होता है कि इसके बाहर केवल जो बाहरी कवच होता है उसके मतलब कहने का मतलब ये होता है कि इसके केंद्र भाग में न्यूक्लियस पाया जाता है, मतलब केंद्रक पाया जाता है न्यूक्लियस, और इसके अलावा कोई भी कोशिकांग या कोशिका झिल्लियां नहीं पाई जाती है। ठीक है, ये केवल एक प्रकार का आनुवांशिक पदार्थ होता है जो क्या करता है, लक्षणों को तो आगे ले जाता है, और जब तक इसको दूसरी कोशिका नहीं मिलेगी, जीवित कोशिका नहीं मिलेगी, तब तक ये विभाजन नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होता है, ये यहाँ पर अपना स्वतंत्र विभाजन नहीं कर पाता है, क्योंकि कोशिका जो पदार्थ होते हैं वो नहीं भरे होते हैं, इसके अंदर कोशिका द्रव्य नहीं होता है, कोशिकांग नहीं होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है, कोशिकीय पदार्थ अनुपस्थित। अभी मैंने बताया कोशिका के जो पदार्थ होते हैं, कोशिकांग है, वो नहीं उपस्थित होते हैं इसके अंदर। कोशिका पदार्थ अनुपस्थित होता है, कोशिका पदार्थ अनुपस्थित होता है। इसके कारण भी ये क्या है आपका, इसके किसका अपवाद है, कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। समझ रहे हो चीज, यहाँ पर स्वतंत्र विभाजन नहीं होता है, कोशिकीय पदार्थ अनुपस्थित होता है। और इसके बाद में यदि हम बात करें कि इनमें क्या पाया जाता है, ये दोनों तो अनुपस्थित होते हैं, नहीं होता है, ये भी नहीं होता है, लेकिन पाया क्या जाता है इसमें, पाया तो आपको मैंने पहले बता दिया, इसमें केवल डीएनए और आरएनए पाया जाता है, वह आरएनए उपस्थित होता है। क्या क्या उपस्थित होता है इसमें, केवल डीएनए और वह आरएनए उपस्थित होता है, केवल डीएनए और आरएनए उपस्थित होता है, और कोई भी चीजें इसके अंदर उपस्थित नहीं होती है। क्या नहीं होती है, डीएनए आरएनए उपस्थित होता है और कुछ भी इसमें उपस्थित नहीं होता है। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं, जैसे हम सेल पढ़ रहे हैं, तो कल हमने प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में कुछ जाना था, थोड़ा बहुत देखा था हमने। आज हम देखेंगे यहाँ पर प्लांट सेल और एनिमल सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस देखेंगे, मतलब अंतर। यहां पर आप लिख सकते हो पादप कोशिका, और यहां पर लिख सकते हो जंतु कोशिका। पादप और जंतु कोशिकाओं में क्या क्या अंतर होता है उसके बारे में हम यहां पर सबसे पहले चर्चा करने वाले हैं। अब देखो यहां पर जब सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो पादप होते हैं और जंतु होते हैं, इनमें कोशिकाओं में क्या अंतर होता है। सबसे पहले इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, और कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है रे, ये आपको बताना है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, पादपों में सेलुलोज की बनी होती है रे, किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। तो यहां पर कोशिका भित्ति उपस्थित और सेलुलोज से निर्मित, सेलुलोज से निर्मित होती है। और यहां पर अनुपस्थित लिख लो डायरेक्ट, अनुपस्थित है, क्या होती है, अनुपस्थित होती है। क्लियर है, यहां पर क्या होती है, अनुपस्थित होती है। ठीक है, तो यहां पर कोशिका भित्ति उपस्थित, यहां पर कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। यहां पर कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। यहां पर अब देखते हैं दूसरा पॉइंट, पहला हो गया, दूसरा पॉइंट, यहां पर लवक उपस्थित होते हैं, लवक, प्लास्टिड पाए जाते हैं रे भाई, किसमें, आपकी पादप कोशिका में प्लास्टिड पाए जाते हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, तो इस प्रकार के क्या पाए जाते हैं इसमें, लवक पाए जाते हैं, किसमें रे, पादप कोशिका में, जबकि इसमें क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। अब देखते हैं इसमें तीसरा जो पॉइंट है वो है, इसमें रिक्तिका उपस्थित होती है। क्या उपस्थित होती है, रिक्तिका उपस्थित होती है, और वो भी कैसी होती है, बड़ी होती है। कैसी होती है, बड़ी होती है। और इस रिक्तिका के बड़े आकार के कारण ही इनमें केंद्रक जो होता है वो थोड़ा सा साइड में होता है, मध्य भाग में न होकर क्या होता है, पादप कोशिकाओं में केंद्रक थोड़ा साइड में होता है। और इनमें रिक्तिका छोटी छोटी या फिर अनुपस्थित भी हो सकती है, छोटी छोटी होती है या फिर क्या होती है, अनुपस्थित भी होती है। यदि हम यहाँ पर इनके अंदर ही देखें तो आपके जो रिक्तिका है, रिक्तिका क्या है, इसमें बड़ी पाई जाती है और इसमें क्या पाई जाती है, यहाँ पर छोटी पाई जाती है। ठीक है, अब देखो रिक्तिका हो गया, रिक्तिका के बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर
ठंडा है। देखो जो रिक्तिका उपस्थित होती है वो बड़ी होती है, यहां पर क्या होती है, छोटी छोटी हो सकती है या फिर क्या हो सकती है, अनुपस्थित भी हो सकती है। देखो इसमें तर्कु तंतुओं का निर्माण मतलब तारकाय अनुपस्थित होता है, तारकाय अनुपस्थित होता है। जो पादप होते हैं उनमें क्या होता है, तारकाय अनुपस्थित होता है। क्या होता है, तारकाय अनुपस्थित होता है। लेकिन कुछ शैवाल और कुछ कवक होते हैं उनमें उपस्थित होता है। कुछ शैवाल व कुछ कवक, कवकों में क्या होता है, उपस्थित होता है। ये इनको छोड़कर बाकी सभी में तारकाय अनुपस्थित होता है। किसमें, पादप कोशिकाओं में। जबकि इसमें द्विकेंद्रकीय क्या होता है, तारकाय उपस्थित होता है, तारकाय उपस्थित होता है। यहां पर तारकाय अनुपस्थित होता है, इसमें तारकाय द्विकेंद्रकीय होता है। अब मान लो इसमें तारकाय उपस्थित है, इसमें तारकाय अनुपस्थित है, तो ये बताओ जब यहां पर कोशिका विभाजन तो दोनों में होता है, पादप कोशिका में भी होता है और इसमें जंतु कोशिका में भी होता है, तो ये बताओ आप लोग कि तारकाय जब अनुपस्थित होता है तो तर्कु तंतुओं का निर्माण कहां से होता होगा, इसमें पादप कोशिका में कहां से होता होगा, पादप कोशिका में तारक तंतुओं का निर्माण कैसे होता होगा। ठीक है, तो यहां पर जो पादप होते हैं, पादपों में तारक तंतुओं का निर्माण जो होता है वो जीवद्रव्यी प्रोटीन से होता है, जीवद्रव्यी प्रोटीन से तारक तंतुओं का निर्माण होता है, तारक तंतुओं का निर्माण होता है। किससे होता है, तारक तंतुओं से क्या होता है, इसका निर्माण होता है। क्लियर है, किसका, जीवद्रव्य में प्रोटीन से तारक तंतुओं का निर्माण होता है। उसमें तारक तंतुओं का निर्माण किससे, तारक केंद्र के द्वारा, तारक केंद्रकों के द्वारा अब देखो कितने अंतर हो गए, यहां पर 5 अंतर हो गए। फिर इसके बाद में मैं ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है। यहां पर जो पादप होते हैं, पादपों में प्लाज्मोडेस्मेटा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, प्लाज्मोडेस्मेटा उपस्थित होता है, पादपों में प्लाज्मोडेस्मेटा उपस्थित होता है। जबकि इसमें प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होता है, अनुपस्थित होता है। किसमें, जंतुओं में, जंतुओं में क्या होता है, अनुपस्थित होता है। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं कि कितने पॉइंट हो गए अपने, 6 पॉइंट हो गए। क्लियर है, कितने पॉइंट हो गए, 6। इसके बाद में हम देखते हैं कि इसमें स्पेरिसोम उपस्थित होते हैं, जो पादप होते हैं उसमें स्पेरिसोम उपस्थित होते हैं, जबकि जंतु कोशिकाओं में ये अनुपस्थित होते हैं। क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। हम अंतर देख रहे हैं, पादप और जंतु कोशिका के अंदर अंतर देख रहे हैं। तो ये कितना पॉइंट हो गया, 7 नंबर का पॉइंट हो गया अपना। ठीक है, इसके बाद में यहां पर जो 8वां पॉइंट है, इसमें सिंचित भोजन यहां पर स्टार्च के रूप में, किसके रूप में होता है, स्टार्च के रूप में होता है। जबकि यहां पर ग्लाइकोजन व वसा के रूप में, ग्लाइकोजन व वसा के रूप में क्या होता है, यहां पर भोजन स्थानांतरित होता है या संग्रहित होता है या संचित होता है। तो जो पादप होते हैं उनमें स्टार्च के रूप में क्या होता है, भोजन संग्रहित होता है, संचित होता है। अब यहां पर एक चीज और रह गई, एक पॉइंट और रह गया, उसको यहां पर इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप या फिर नोट डाउन कर सकते हो, वीडियो को रोक कर पीछे करके आगे करके देख सकते हो। ठीक है, 8 पॉइंट हो गए। अगला पॉइंट देखते हैं कि यहां पर जो विभाजन होता है तो विभाजन के अंदर भी अंतर पाया जाता है। विभाजन में क्या अंतर होगा, देखो इधर विभाजन में 9वां पॉइंट है। विभाजन में अंतर देखो कि जो पादप कोशिका होती है उसमें किस विधि के द्वारा होता है विभाजन, कोशिका द्रव्य का विभाजन। देखो केंद्र का जो डीएनए आरएनए का विभाजन होता है वो तो हो जाता है, वो तो कोई बात नहीं, वो अर्धसूत्रीय समसूत्रीय विभाजन के द्वारा होता है। अब यहां पर इसमें विभाजन होता है तो ये किसके द्वारा होगा, पट विधि के द्वारा,
कोशिका द्रव्य विभाजन किसके द्वारा होगा? पट विधि के द्वारा। और इसमें जो विभाजन होगा वो किस विधि के द्वारा होगा? खांच विधि के द्वारा। अब देखो जो खांच विधि है वो किस प्रकार से चल रही है, यहां पर देखना। देखो पट विधि तो किस प्रकार से कैसे निर्मित होती है? पहले बीच में से बनती है, फिर दोनों तरफ बढ़ती है। ये कैसा होता है? पहले बाहर से बढ़ता है, फिर बीच में आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है। तो यहां पर दोनों चीजें देखना। इसमें कोशिका द्रव्य विभाजन, कोशिका द्रव्य विभाजन, द्रव्य विभाजन पट विधि द्वारा, किसके द्वारा? पट विधि द्वारा। और इसमें खांच विधि द्वारा, खांच विधि द्वारा। क्लियर है? यहां तक कंप्लीट हो गया। किसके द्वारा? खांच विधि के द्वारा कंप्लीट होता है। अब यहां पर देखो पट विधि में जो पट का निर्माण होता है, पट का निर्माण, पट का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है? केंद्र से परिधि की ओर, परिधि की ओर। ठीक है, जबकि इसमें किस प्रकार होता है? परिधि से, खांच का निर्माण परिधि से केंद्र की ओर, केंद्र की ओर होता है। देखो यहां पर दोनों चीजें आप ध्यान रखना। यहां पे कोशिका द्रव्य विभाजन पट विधि के द्वारा होता है। पट का निर्माण किसके द्वारा होता है? केंद्र से परिधि की ओर। और यहां पर खांच विधि के द्वारा होता है। खांच विधि का, खांच का निर्माण क्या होता है? परिधि से केंद्र की ओर होता है। ये जो अंतर है ये प्रमुख इंपॉर्टेंट अंतर है, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आज की क्लास इतनी है, फिर कल देखते हैं, कल आपकी चर्चा करते हैं कोशिका के ऊपर। आपकी प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के बारे में बहुत सारी डिटेल है, वो बतानी है अभी। ठीक है, तो आपका जो टॉपिक है वो चल रहा है सेल वाला, तो सेल आपका कंप्लीट हो जाएगा 2-4 दिन में। ठीक है, लगातार क्लास लेते रहिए। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और इस कोरोना काल में आप लगातार स्टडी करते रहिए, आपकी स्टडी बाधित नहीं